नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं बात करने के लिए अपनी पहचान पर। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, नई नई कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, नई नई चीज़ों से जुड़ रहे हैं और इसी आशा के साथ मैं आप सबकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करती हूँ। और चर्चा इस बात पे होगी कि हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा आधार क्या है। तो हमारी पहचान, हमारा अस्तित्व, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी उस भूमि से जुड़ी हुई होती हैं जहाँ पर हमने जन्म लिया। तो आज हमारी कहानी का जो विषय है वो है मातृभूमि। वास्तव में हमारी एक कहानी ही नहीं, ये हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है। तो कक्षा 6 जो पाठ्य पुस्तिका है आपकी मल्हार, उस कक्षा 6 में सबसे पहला जो पाठ है वो एक कविता है, वो है मातृभूमि। तो उसका अर्थ हम लोग जानेंगे, उसका भावार्थ हम लोग जानेंगे और उसमें छुपी हुई बहुत सी बातों को हम लोग समझेंगे और एक सतत नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों को भी पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं मातृभूमि कविता का भावार्थ। तो बच्चों, आप सबके सामने ये हमारी पीडीएफ आपको दिखाई दे रही होगी। तो कक्षा 6 मल्हार पुस्तिका का अध्याय 1 है मातृभूमि। कवि हैं राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी, जिन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकार से मातृभूमि की प्राकृतिक सुंदरता, भौगोलिक प्रणालियों के बारे में, जीवनदायिनी नदियों के बारे में और महान संस्कृति व आध्यात्मिक गौरव को उजागर किया है, उनके बारे में हमें बताया है। इस संपूर्ण कविता में इसी की व्याख्या है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। सबसे पहले ये जो 4 पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत हैं, ये हैं ऊंचा। सबसे पहले कभी भी कोई भी कविता आप पढ़िए तो उसको अपने आप से, स्वयं से उसको बोलने का प्रयास ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको खुद भी आती हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, यहाँ जन्मभूमि मेरी, वहाँ मातृभूमि मेरी। तो हमने आपके समक्ष इसमें सब नीचे की तरफ इनके कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए हैं, भावार्थ भी दिया है। और बच्चों बहुत ध्यान से अगर आप इस कविता को समझेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नित्य सदैव हमेशा सिंधु एक समुद्र के बारे में बताया गया है। पुण्य भूमि अत्यंत पवित्र धरती जिसे कहा जाता है, और स्वर्ण भूमि सोने जैसी मूल्यवान, जिसमें हमारे स्वर्ण भूमि क्यों कहा जाता है, जिसमें सोने की तरह फसलें लहलहाती हैं। जब किसान इन फसलों को काटता है तो वो सिर्फ एक फसल नहीं काटता, वो एक उम्मीद को जगाता है, वो सोने की जैसी बालियों को काटता है। तो यही है इसका, इन कठिन शब्दों का अर्थ। तो कवि कहते हैं कि भारत के उत्तर में गर्व से खड़ा हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है मानो वह आकाश को स्पर्श कर रहा हो। वहीं दक्षिण में अगाध समुद्र इनके चरणों में नतमस्तक होकर लगातार प्रसन्नता से झूमता रहता है। भारत का नक्शा आप लोगों ने देखा होगा ना, हिमालय पर्वत उत्तर की तरफ है और नीचे जो हमारे दक्षिण में है समुद्र हैं अधिकतर। तो वही बात कही गई है। यह परम पवित्र और समृद्ध सोने जैसी भूमि मेरी जन्मभूमि है, यह आदरणीय मातृभूमि है ना। तो इसके आगे की पंक्तियों को देखते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इन पंक्तियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर है बच्चों जीवनदायिनी नदियों के बारे में बहुत ही सुंदर तरह से समझाने का प्रयास किया है द्विवेदी जी ने। अब हम लोग फिर से पंक्तियां पढ़ेंगे। गंगा यमुना त्रिवेणी लहरें उठा रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग दिखा रही हैं। वहाँ धर्म भूमि मेरी, वहाँ कर्म भूमि मेरी, वहाँ जन्म भूमि मेरी, वहाँ मातृभूमि मेरी। त्रिवेणी 3 नदियों के संगम को कहा गया है ना। 3 नदियों में गंगा, यमुना और अदृश्य, मतलब जो अब दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप में है सरस्वती, उनका संगम, उनको त्रिवेणी कहा गया है। छटा कहते हैं ना हम लोग, छटा छाई हुई है,
प्राकृतिक सुंदरता को कहते हैं। धर्म भूमि वहाँ धरती जहाँ हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारा धर्म क्या है बच्चों? हमारा धर्म है मानवता का धर्म। सबसे बड़ा धर्म, सबसे पहला धर्म हमारा है मानवता। हम एक इंसान हैं, हम एक मानव हैं, वही हमारा धर्म है। और कर्म भूमि वहाँ धरती जहाँ हम सत्कर्म करके अपना भविष्य गढ़ते हैं। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। कोई भी हिस्सा, कोई भी ज़मीन, कोई भी दौलत, कोई भी और व्यक्ति हमारे साथ नहीं जाता। हमारे साथ जाता है तो हमारा कर्म। इसीलिए इस भूमि को कर्म भूमि कहा गया है। सरल भावार्थ इसका जो आप लोग लिखने के लिए प्रयास करते हैं वह है, कवि के अनुसार हमारे देश के हृदय स्थल पर बहने वाली पवित्र गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियाँ अपनी लहरों से प्रत्येक कदम पर अनोखी जगमगाती सुंदरता बिखेर रही हैं। यह श्रेष्ठ गुणों वाली और कर्म सिखाने वाली धरती ही मेरी धर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि है और पूजनीय मातृभूमि है। अपनी मातृभूमि को सदैव पूजा करनी चाहिए, उसको इसलिए हमेशा सर्वोच्च मानना चाहिए क्योंकि वही एक ऐसा स्थान है जिसने हमें पहचान दी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इनकी अंतिम पंक्तियों पर आते हैं जहाँ पर हरी भरी प्राकृतिक संपदा को दिखाया गया है। आप लोगों को जो ऊपर थोड़ा सा गहरे शब्दों में दिखाई दे रहा है ना, बोल्ड लेटर्स में, वो जो है वो महत्वपूर्ण भाव है इन पंक्तियों का। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों के माध्यम ने कवि ने क्या दिखाने का प्रयास किया है? तो हरी भरी प्राकृतिक संपदा को दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, ऐसे हमने हर 4-4 पंक्तियों पर ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़ियाँ चहक रही हैं मस्त झाड़ियों में, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमराइयों का क्या मतलब होता है? आम के घने बाग, है ना। मलय पवन वो पवन जो हमें स्पर्श होकर चंदन के वनों से आती है, जो वायु, सुगंधित वायु, शीतल वायु, है ना। और संवारती सुंदरता है जो तृप्त एवं आनंद कर देने वाली, हमारे आत्मा को तृप्त कर देती है। और इसका भावार्थ ये है कि कवि देश के प्राकृतिक वैभव का गान करते हुए कहते हैं, वैभव, हम लोग अपना वैभव दिखाते हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? हमारे देश का वैभव है। वैभव का मतलब अपनी चीज़ों का गुणगान करना, है ना। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, अरे ये हमारे पास जो कुछ भी है वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो हमें जो ईश्वर की चीज़ें हैं उनका गुणगान अगर हम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इन्हीं बातों को समझाने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारी पर्वत श्रृंखलाओं से मधुर संगीत जैसी ध्वनि करते हुए अनगिनत झरने बहते हैं। यहाँ के सघन जंगलों में चिड़िया आनंद से चहकती हैं। आम के घने बागों में कोयल अपनी सुरीली कूक सुनाती है और चंदन के वनों को छूकर बहने वाली मलय हवा, जो ऐसी हवा है जो हमें स्पर्श करते ही हमारा रोम रोम तृप्त हो जाता है, पूर्णतः आनंदित हो जाता है, ऐसी वायु हमारी जो मातृभूमि है, हमारी जो जन्मभूमि है, इसमें हमें आनंदित करती है। और इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में आगे बढ़ते हैं, इन पंक्तियों को भी देखते हैं। इसके बाद की जो पंक्तियां हैं महापुरुषों और ज्ञान की धरा है, मतलब इन पंक्तियों का जो नाम है, इनकी पंक्तियों का इसको हम कह सकते हैं महापुरुषों और ज्ञान की धरा। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी बजा गीता। गौतम ने जन्म लेकर जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया, जग की दया बढ़ाई। वहाँ बुद्ध भूमि मेरी, वहाँ
युद्ध भूमि मेरी। तो रघुपति पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में बात की जा रही है, और आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उस मर्यादा की बात की जा रही है जो मर्यादा हमें रखनी चाहिए, है ना। भगवान का एक अस्तित्व है, लेकिन आप उसको एक अलग तरह से समझिए कि एक मर्यादा होती है, हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो हमको कोई भी सीमा लांघनी नहीं है। जग ये संसार है, बुद्ध भूमि ज्ञान शांति अहिंसा और करुणा की धरती है। युद्ध भूमि युद्ध नहीं है, युद्ध का मतलब यहाँ पर लड़ाई से नहीं है, यहाँ पर न्याय से है, यहाँ पर शौर्य से है ना। युद्ध भूमि का मतलब ये नहीं कि हम किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाए, कॉलर पकड़ लियो और गलत गलत शब्दों का प्रयोग करके हम उसे लड़ रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। युद्ध का मतलब होता है न्याय, जो हमारी इस मातृभूमि ने हमें सिखाया है। तो इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि इसी पावन धरा पर मर्यादा स्थापित करने वाले श्री राम और निष्ठा की देवी माता सीता ने जन्म लिया। यहीं श्री कृष्ण ने बांसुरी की मधुर तान बिखेरते हुए गीता का निष्काम कर्म का ज्ञान दिया, संसार को दिया, और इसी पवित्र भूमि पर महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर दुनिया को करुणा दया और ज्ञान का मार्ग दिखाया या एक दीप जलाया। तो ये इतनी पुण्य भूमि है जहाँ पर हमने जन्म लिया है, जिसकी कोई भी गाथा अब इतने कम शब्दों में नहीं करी जा सकती, कोई भी नहीं गा सकता। तो आप लोगों को अर्थ समझ में आ रहा होगा, ऐसा मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ। आप इस वीडियो को फिर से पॉज करके आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। अगर कोई आपको दिक्कत हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपके कुछ प्रश्न मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा, और अपना जो भी नज़रिया हो, अपना जो भी फीडबैक हो, हमें बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा, जिससे हम इन सब चीज़ों को और प्रभावी रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे आपके सामने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हम लेकर आए हैं कविता के संदेश के साथ। अभी आपके सामने प्रश्न भी आएंगे, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायी होगा, जिसमें मातृभूमि का मूल्य क्या होता है, हम लोगों ने अभी इस पर चर्चा करी, है ना। हमारा संकल्प एक विद्यार्थी के रूप में क्या होना चाहिए, इन पर बच्चों छोटे छोटे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि इस कविता में ये पूरा निचोड़ है आपका, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुद्ध और युद्ध भूमि क्यों कहा गया है, और कुछ अभ्यास प्रश्न हमने आप लोगों को दिए हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में कविता के किसी भी एक पसंदीदा अंतरे को सुंदर लिखावट में लिखिए, और कविता में प्रयोग की गई मातृभूमि की सभी विशेष संज्ञाओं की सूची बनाइए। कुछ नियम नहीं है, लेकिन आपको एक सूची बनानी है, जिससे आपको पता चले कि हम संज्ञा सर्वनाम भूल तो नहीं रहे हैं, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। कवि ने भारत को स्वर्ण भूमि क्यों कहा है, मलय पवन का हमारे तन और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्ध भूमि और युद्ध भूमि का अर्थ समझाइए, और कवि के अनुसार सिंधु किस प्रकार झूमता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, उनके उत्तर के लिए हमने आप लोगों को कुछ संकेत बिंदु भी दिए हुए हैं। आप इनका प्रयोग करके आराम से इस पाठ को, इस कविता को तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी, और आप लोग इसको ठीक तरीके से पढ़कर इनके प्रश्नों को अगर हल कर लेंगे तो आपका ये पाठ तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो याद रखिए बच्चों, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। इसी तरह की रोचक कहानियों, कथाओं और नए नए अध्यायों को लेकर मैं आप सबसे मिलती रहूँगी। आप मेरे चैनल रजकथा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।